तो क्या होता अगर गोजो सातोरू और यूजी इतादोरी दोनों ही अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रिबर्न होते और एक इवल बन जाते। वेल, इस चीज को जानने के लिए मैंने 2 सिनेरियो को बनाया है और हाँ, ये वीडियो पार्ट 1 होने वाली है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की कि क्या होता अगर गोजो सातोरू अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रिबर्न होता और एक इवल बन जाता। वेल, तो ओरिजिनल स्टोरी में जब गोजो को आफ्टर लाइफ में भेजा गया था तब वहाँ पर वो गेटो और नानामी से मिला था और उसने कहा कि उसने सुकुना को हराने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन आखिर में उसने ये मान लिया कि सुकुना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और एक गॉड के फॉर्म में जीने की बजाय एक वॉरियर के रूप में मरने पर उसे पीस मिला। और गोजो ने ये मान लिया था कि उसकी ह्यूमैनिटी ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी और गोजो ने ये फैसला किया कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वो अपनी हर एक चीज को त्याग देगा, खास करके अपने मॉरल्स और अपनी मर्सी और साथ ही में अपनी ह्यूमैनिटी को। ये फंस गया सी। और बस इतना कहते ही यहाँ पर अंधेरा छा गया और फिर जब गोजो ने अपनी आंखें खोली तब वो एक न्यूबॉर्न बेबी था जिसे अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद थी। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब वो एक ऐसा ह्यूमन है जिसने अपनी लाइफ का दूसरा मौका पाने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को अपनी लाइफ से एक्सचेंज कर दिया। खैर, तो अब इस टाइमलाइन में पावर्स का बैलेंस पूरी तरीके से अनक्लियर है और यहाँ पर गोजो तब तक वेट करता है जब तक वो अपनी उस एज तक नहीं पहुँच जाए जिसमें वो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेन कर सके। खैर, इससे पहले क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए वो आगे की प्लानिंग पहले ही कर लेता है। वेल, अब जैसे ही गोजो 6 ईयर का होता है तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इस बार गोजो अपनी मसल मेमोरी और थियोरेटिकल मास्टरी को 29 इयर्स की एज से पहले ही मास्टर कर लेता है और एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बन जाता है और वो अपनी इंफिनिटी पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और इस मोमेंट तक वो पहले से ही ग्रेड 1 के लेवल पर काम कर रहा है, यानी कि वो अपने इस एज में एक प्रोडिजी बन चुका है। और हालांकि अभी गोजो इस टाइमलाइन में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि वो हायर अप्स के करप्शन को ही कंटिन्यू रखना चाहता है। इवन वो जेनिन क्लैन को तोजी समेत अपने मेंबर्स को परेशान करने की अनुमति देता है और इससे भी इम्पोर्टेंट, वो केंजाकू के प्लान को जानते हुए भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। और फिर जैसे ही गोजो 16 ईयर का होता है तो वो टोक्यो जुजुत्सु आई में एनरोल हो जाता है क्योंकि अब उसके प्लान्स को शुरू करने का टाइम आ चुका है। वेल, तो पिछली टाइमलाइन में गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक और इन्फिनिटी के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने इस वर्जन में गोजो अपने इन पावर्स को पहले से ही मास्टर कर चुका है और इसीलिए वो ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड की रैंक पर पहुंच चुका है। और पिछली टाइमलाइन की तरह ही गोजो यहाँ पर गेटो से मिलता है और सच कहूँ तो गेटो गोजो के प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, इसीलिए गोजो यहाँ पर गेटो के साथ एक्टिंग करना शुरू कर देता है जिसमें वो उसके साथ काफी सारी एक्टिविटीज करता है। लेकिन इसी दौरान वो अंदर से काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है बिकॉज वो यहाँ पर रिका अमानी के मिशन का काफी ज्यादा इंतजार कर रहा होता है। और फिर जैसे ही गोजो को ये मिशन मिलता है तो वो उसी रास्ते पर चला जाता है, मतलब कि वो रिका को एस्कॉर्ट करता है और बीच पर जाकर छुट्टियां मनाने का दिखावा करता है और साथ ही रिलैक्स करने का नाटक करता है, जबकि उसे पता है कि खतरा कब और कहां पर आने वाला है। वेल, तो ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही तोजी टोक्यो जुजुत्सु आई के एंट्रेंस पर गोजो के ऊपर हमला करता है और देखा जाए तो ये ओरिजिनल स्टोरी में गोजो का काफी डेडली एक्सपीरियंस था जिसने गोजो को अपने ट्रू पोटेंशियल को अवेक करने का मौका दिया। लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा अलग है, मतलब कि गोजो इसके बारे में पहले से ही जानता है और इसके बावजूद भी वो जानबूझकर अपनी कर्ज एनर्जी को 0 तक पहुंचा देता है जिससे वो अपनी बायोलॉजिकल डेथ को एक्सपीरियंस कर पाता है और तोजी को भी लगता है कि गोजो अब मर चुका है। वेल, ये काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज गोजो एक बात को जानता है कि अगर वो तोजी को यहीं पर रोक देता तो रिका अमाने जिंदा रह जाती और अगर रिका सर्वाइव कर जाती तो गेटो भी एक अच्छा सोर्सरर ही रह जाता, मतलब कि वो एक ऐसा बंदा होता जो कि कमजोरों को बचाने में ही बिलीव करता है और अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बनाने के लिए गोजो यहाँ पर रिका को मरने देता है, मतलब कि वो गेटो को बुरा बनाने के लिए एक लड़की का सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन रिका को मारने के लिए ये सिर्फ एक ही वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे और भी रीजन थे और उनके बारे में जानने के लिए तो वीडियो में एंड तक बने रहो। खैर, इसके बाद अब गोजो तोजी को खत्म कर देता है क्योंकि अब उसे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी और जब तोजी अपने आखिरी मोमेंट पर अपने बेटे मेगुमी के बारे में बोलने लगता है तब गोजो कहता है, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पहले से ही पता है, वो इस दुनिया के लिए काफी खतरनाक हथियार बनने वाला है जिसे मैं बनाने वाला हूँ। खैर, इसके आगे की स्टोरी लगभग सेम ही चलती है, मतलब कि गेटो अपने आप को एक फेलियर
समझता है क्योंकि वो रिका को नहीं बचा पाया। लेकिन सबसे डैमेजिंग मोमेंट तो तब आया जब गोजो और गेटो रिका की बॉडी को बाहर ले जाते हैं और जहाँ पर नॉन सोर्सरर्स इस मोमेंट पर इनके ऊपर तालियां बजाते हैं और वो गोजो और गेटो को ह्यूमैनिटी की अगलीनेस भी कहते हैं। खैर अब यहाँ से ये स्टोरी पहले की तरह ही आगे बढ़ती है, जहाँ पर गेटो युकी से बात करता है और नानाको और मिमिको को बचाता है और जुजुत्सु आई से ऑफिशियली अपने रिलेशन को तोड़ देता है और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। मतलब कि इस बार जब गेटो फिर से गोजो से मिलता है तब गोजो उसके मोरल्स को लेकर उससे कोई भी बहस नहीं करता, बल्कि वो उससे कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझता है और कहता है कि कमजोर लोग केवल ताकतवर लोगों को और भी ज्यादा कमजोर करते हैं। और गोजो कहता है कि वो सोर्सरर के लिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पर नॉन सोर्सरर्स को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। और फिर गोजो कुछ ऐसा कहता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, मतलब कि वो गेटो को अपने साथ खड़े होने के लिए कहता है और जिसे सुनकर तो गेटो पूरा शॉक हो जाता है। लेकिन क्योंकि गोजो उसका सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए वो उसकी बात से सहमत होता है। मतलब कि इस टाइमलाइन में सातोरू गोजो और गेटो सुगुरो आखिर में हाथ मिला ही लेते हैं, जिससे यहाँ पर पावर्स का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। और फिर हायर अप्स को ये रिपोर्ट मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि गोजो ने टेरेटर का पीछा तो नहीं किया बल्कि उनके साथ हाथ मिला लिया, जिससे रातों रात जुजुत्सु आई अपनी 90% पावर को खो देता है। और हालांकि गोजो और गेटो तुरंत ही हायर अप्स के ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय वो कुछ समय के लिए गायब हो गए थे। वेल आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप पॉइंट्स देना। खैर इसके बाद गोजो ने आखिरकार गेटो को अपने पूरे प्लान के बारे में रिवील कर दिया, जिसमें उसने बताया कि नॉन सोर्सरर्स को मारना सही रहेगा, बिकॉज ऐसा करने पर न केवल सोर्सरर्स की नई दुनिया बनेगी बल्कि हम उस दुनिया के गॉड बनेंगे। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए गोजो को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है गेटो की लॉयलिटी की। वेल आखिरकार गोजो की ये बात सुनकर गेटो को काफी शांति मिली और आखिर गेटो ने गोजो की बात मान ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी लॉयलिटी की शपथ ले ली। और ये तय हो जाने के बाद इनके प्लान का पहला पार्ट शुरू होता है, जिसमें ये अपनी टीम में सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई खतरा आने पर उसे खत्म किया जा सके। वेल तो गोजो वहीं से शुरुआत करता है जहाँ पर उसने तोजी से वादा किया था, मतलब कि वो सबसे पहले यंग मेगुमी से मिलता है और रियल स्टोरी की तरह ही वो मेगुमी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बार ये बॉन्ड काफी डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इस बार मेगुमी ना तो गोजो का स्टूडेंट है और ना ही उसका सेरोगेट सन, बल्कि अब वो गोजो का बस एक टूल है। गोजो मेगुमी को यह कहकर मैनिपुलेट करता है कि जो नॉन सोर्सरर्स होते हैं वही लोग कर्ज को बनाते हैं और लोगों को मारते हैं। और गोजो मेगुमी को यह विश्वास दिलाता है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहता है तो उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड को बनाना होगा जहाँ पर सिर्फ सोर्सरर्स का राज होगा। और फिर इसी पॉइंट से मेगुमी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो मेगुमी को अपनी 10 शैडो टेक्निक को परफेक्टली कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। इवन वो मेगुमी को 15 साल का होने से पहले ही मोहरागा को अनलॉक करने के लिए मजबूर करता है। और गोजो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे ये पता है कि 10 शैडो टेक्निक ही एकमात्र ऐसी टेक्निक है जो कि 6 आइज और लिमिटलेस पावर के बराबर है। खैर अब इसके आगे गोजो और गेटो केंजाकू को खत्म करने के लिए चले जाते हैं और अपनी ओल्ड मेमोरीज की वजह से गोजो इस बार काफी जल्दी केंजाकू का पता लगा लेता है। मतलब कि वो यहाँ पर काओरी इतादोरी के पास जाते हैं जो कि यहाँ पर यूजी इतादोरी की मॉम है। वेल केंजाकू यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर इनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो और गेटो एक साथ मिलकर उसे जीतने का मौका ही नहीं देते और फिर गोजो और गेटो इजीली केंजाकू के बैरियर को बाईपास कर लेते हैं। खैर अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जिसमें केंजाकू के नॉलेज को निकालने के लिए गेटो एक कर्ज को लाता है और उसे केंजाकू के ऊपर छोड़ देता है, जिससे ये उसके ब्रेन को निकाल सकते हैं। और केंजाकू यहाँ पर फिजिकली बंधा हुआ है और न ही वो कहीं पर भाग सकता है, यानी कि ये कर्ज इससे सब कुछ छीन लेगा, जिसमें से एक है प्रिज्म रिल्म जिसके ऊपर केंजाकू का कब्जा था। वेल केंजाकू से सारी चीजें लेने के बाद गोजो यहाँ पर केंजाकू को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि इस स्टोरी के मास्टरमाइंड को कई सालों पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और यूजी के मामले में गोजो अभी कुछ नहीं करता। खैर अब इनका अगला टारगेट है यूटा ओकोत्सु। वेल गोजो यहाँ पर काफी पेशेंटली वेट करता है और यूटा के साथ जो घटना होती है उसे वो होने देता है, जहाँ रिका अपीयर होती है और 4 स्टूडेंट्स को काफी इंजर्ड कर देती है। वेल ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जुजुत्सु हायर अप्स यूटा को सीक्रेटली मौत की सजा सुनाते हैं और उसे एक मॉन्स्टर घोषित कर देते हैं, जो कि लोगों के लिए सिर्फ दुख दर्द ही लाता है। वेल अब जैसे ही यूटा को सजा दी जाती है तब गोजो वहाँ पर अपीयर होता है और उसके वहाँ पर अपीयर होते ही सभी हायर अप्स गोजो के सामने अपनी पावर को देखकर काफी निराश होते हैं। गोजो सातोरू जो कि इतने सालों से गायब था वो आखिरकार लौट आया और वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि गोजो को चुनौती दे सके। खैर गोजो यहाँ पर हायर अप्स के
सामने से गुजरता है और यूटा के पास जाकर रुक जाता है और कहता है कि ये दुनिया तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि ये तुम्हारी पावर से डरती है। इवन लोग तुम्हें मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम एक प्रोडिजी हो। वेल गोजो यूटा को अपनी लाइफलाइन के लिए एक लास्ट ऑफर देता है और एक टूटा हुआ और सदमे में पड़ा हुआ लड़का गोजो के ऑफर को एक्सेप्ट करता है और हायर अप से यहाँ पर कुछ कर पाते उससे पहले ही गोजो यहाँ पर यूटा को लेकर गायब हो जाता है। और फिर यहीं से गोजो यूटा को मेगुमी के साथ ट्रेन करता है और उसे अपनी एक नई दुनिया के बारे में बताता है जहाँ पर यूटा और रिका बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव कर सकते हैं। और यूटा की लाइफ को बचाने की वजह से यूटा गोजो के सामने उसकी लॉयलिटी की शपथ लेता है और बस यहीं पर गोजो पूरे जुजुत्सु काइसेन की आज तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड को बनाता है, जिसके अंदर गेटो, यूटा और मेगुमी साथ ही में खुद गोजो शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ जुजुत्सु हाई स्कूल में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच चुकी है बिकॉज इस बार मेगुमी ना तो गोजो का स्टूडेंट है और ना ही उसका सेरोगेट सन, बल्कि अब वो गोजो का बस एक टूल है। गोजो मेगुमी को यह कहकर मैनिपुलेट करता है कि जो नॉन सोर्सरर्स होते हैं वही लोग कर्ज को बनाते हैं और लोगों को मारते हैं। और गोजो मेगुमी को यह विश्वास दिलाता है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहता है तो उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड को बनाना होगा जहाँ पर सिर्फ सोर्सरर्स का राज होगा। और फिर इसी पॉइंट से मेगुमी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो मेगुमी को अपनी 10 शैडो टेक्निक को परफेक्टली कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। इवन वो मेगुमी को 15 साल का होने से पहले ही मोहरागा को अनलॉक करने के लिए मजबूर करता है। और गोजो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे ये पता है कि 10 शैडो टेक्निक ही एकमात्र ऐसी टेक्निक है जो कि 6 आइज और लिमिटलेस पावर के बराबर है। खैर अब इसके आगे गोजो और गेटो केंजाकू को खत्म करने के लिए चले जाते हैं।